नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास रणनीतिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक बदलाव को डिकोड करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे नक्शे को बदल कर रख सकता है। एक डिफेंस एनालिस्ट के नजरिए से देखें तो आज की दुनिया में कोई भी घटना अलग थलग नहीं होती। दुनिया के एक कोने में लिया गया फैसला हजारों किलोमीटर दूर दूसरे कोने की सुरक्षा की गणित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे भारत अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी का शानदार इस्तेमाल करके नए उभरते हुए भू राजनीतिक खतरों का कड़ा मुकाबला कर रहा है। जरा सोचिए, क्या भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में बैठा कोई देश कुछ ऐसे मिसाइल सिस्टम तैयार कर सकता है जो सीधे भारत की सुरक्षा की गणित को पूरी तरह बदल दे? बिल्कुल। हाल ही में तुर्की की नई क्षमताओं को लेकर जो खबरें सामने आई हैं वो सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। आज की इस चर्चा में हम कुछ अहम पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ से उभरते खतरे का एनालिसिस। फिर देखेंगे भारत का साइप्रस की तरफ मास्टर स्ट्रोक। इसके बाद इस गेम में ग्रीस और इजराइल की एंट्री, मेडिटेरेनियन में चल रही एनर्जी डिप्लोमेसी और आखिर में भविष्य के मिलिट्री कनेक्शंस पर बात करेंगे। बस जुड़े रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो अब धीरे धीरे एक बहुत बड़ा आकार ले रहा है, तुर्की और पाकिस्तान का नेक्सस। आपने हाल ही में तुर्की की नई टाइफून मिसाइलों के बारे में शायद सुना हो। टाइफून का मतलब होता है बिजली। अब ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये तुर्की की स्ट्रैटेजिक पावर का एक बहुत बड़ा शो ऑफ है। लेकिन हमारे लिए टेंशन की बात क्या है? रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इनकी मारक क्षमता भारत के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच सकती है। और जब आप इसे इस बात से जोड़ते हैं कि तुर्की यूनाइटेड नेशंस जैसे मंचों पर बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ कोरी बयानबाजी नहीं है, ये भारत के लिए खतरे का एक बिल्कुल नया आयाम है। और बात सिर्फ एक मिसाइल की रेंज की नहीं है। असली चिंता तो तुर्की और पाकिस्तान के बीच तेजी से बढ़ता हुआ डिफेंस नेक्सस है। चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर करना हो, नेवल ऑपरेशंस हो या फिर मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियारों का प्रोडक्शन। अंकारा और इस्लामाबाद के बीच की ये जो गहरी जुगलबंदी है ना, ये भारतीय डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा रेड अलर्ट है। लेकिन जाहिर है, जियोपॉलिटिक्स में जब कोई आप पर प्रेशर बनाता है तो आप भी कूटनीतिक दांव खेलते हैं। यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे चैप्टर की, भारत का साइप्रस की तरफ रणनीतिक कदम। साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन छोटा सा आइलैंड नेशन है। आबादी मुश्किल से 10-13 लाख होगी, लेकिन इसकी लोकेशन बेहद क्रिटिकल है। दरअसल ये आइलैंड बटा हुआ है। इसका उत्तरी हिस्सा तुर्की के कब्जे में है, जबकि बाकी हिस्से पर इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त रिपब्लिक ऑफ साइप्रस का अधिकार है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ तुर्की ही वो अकेला देश है जो इस रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को एक संप्रभु देश ही नहीं मानता। अगर कूटनीति की भाषा में कहें तो साइप्रस तुर्की की सबसे बड़ी दुखती रग है, उसका अकीलीज हील है। और यहीं पर भारत ने अपने पत्ते बहुत ही स्मार्टली खेले हैं। भारत ने अचानक से अपने कूटनीतिक रिश्तों को टॉप गियर में डाल दिया है। पहले प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस विजिट, फिर वहां के राष्ट्रपति निकोस का भारत आना और दोनों देशों के बीच एक सॉलिड काउंटर टेररिज्म पैक्ट साइन होना। भारत अब दुनिया के सामने खुलकर कह रहा है कि इस विभाजित आइलैंड का जो विवाद है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझना चाहिए। सीधे शब्दों में समझें तो ये भारत की तरफ से तुर्की को एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अब इस पूरे स्ट्रैटेजिक वेब को थोड़ा और फैलाते हैं, क्योंकि इस ग्रैंड चेस बोर्ड पर दो बहुत बड़े रीजनल प्लेयर्स भी मौजूद हैं, ग्रीस और इजराइल। जरा इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। एक तरफ इजराइल और तुर्की के रिश्ते हैं जो 2023 के बाद से एकदम निचले स्तर पर जा चुके हैं। कई एक्सपर्ट्स तो फ्यूचर में इनके बीच मिलिट्री क्लैश तक की आशंका जता रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, इजराइल और भारत की पार्टनरशिप एकदम रॉक सॉलिड है। भारत और इजराइल का ये जो डीप डिफेंस कोऑपरेशन है, ये आगे चलकर साइप्रस को मिलिट्री बैकिंग देने में एक बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा साबित हो सकता है। और हाँ, इस पूरे इक्वेशन में आप ग्रीस को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्रीस एक नाटो मेंबर है और ऐतिहासिक रूप से तुर्की का सबसे बड़ा राइवल। एजियन सी और एयर स्पेस को लेके दोनों देशों में हमेशा तनाव रहता है। ऐसे में ग्रीस रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के लिए एक अनिवार्य रक्षक का काम करता है और वो तुर्की के मिसाइल प्रोग्राम्स पर भी गिद्ध जैसी नजर रखता है। तो कुल मिलाकर ये एक परफेक्ट अलायंस बन जाता है। डिफेंस और डिप्लोमेसी के अलावा
एक और फैक्टर है जो इस पूरे रीजन को अस्थिर कर रहा है। चलिए बात करते हैं भूमध्य सागर की ऊर्जा बिसात की। अब ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये सिर्फ जमीन या बॉर्डर तक सीमित नहीं है। दरअसल हाल ही में इस इलाके में नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। साइप्रस इस नए गैस रिजर्व का एकदम सेंटर पॉइंट है। अब तुर्की क्या कर रहा है? वो उत्तरी इलाके पर दावा ठोककर समुद्र में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। उधर ग्रीस अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहा है। इजराइल और मिस्र जैसे देश भी इस एनर्जी गेम के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब अब ये सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा, ये सीधे सीधे करोड़ों अरबों डॉलर के रिसोर्सेज की लड़ाई बन चुका है। तो कुल मिलाकर इस इलाके में दांव पर क्या क्या लगा है? एनर्जी सिक्योरिटी, समुद्री शक्ति, क्षेत्रीय वर्चस्व और नाटो के अपने अंदरूनी झगड़े। ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे में इतनी गहराई से उलझे हुए हैं कि अगर भविष्य में मेडिटरेनियन सी में कोई भी नेवल क्लैश होता है तो उसके पीछे यही आपस में जुड़े हुए कारण होंगे। यहाँ सिर्फ देशों का सम्मान नहीं, बल्कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्थाएं दांव पर लगी हैं। तो चलिए अब प्योरली एक डिफेंस एनालिस्ट की हैसियत से फ्यूचर का पूर्वानुमान करते हैं और देखते हैं कि इस क्षेत्र में भारत की भविष्य की सैन्य उपस्थिति का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। भारत और साइप्रस के बीच एक नया जॉइंट एक्शन प्लान सामने आया है, जो 2025 से 2029 तक चलेगा। 2025 में डिफेंस और साइंस के फील्ड में एंगेजमेंट शुरू होगा। 2027 तक ये रणनीतिक सहयोग और ज्यादा डीप हो जाएगा और उम्मीद है कि 2029 तक आते आते दोनों देशों के बीच एक बहुत ही परिपक्व और व्यापक रक्षा साझेदारी खड़ी हो जाएगी। ये भारत की तरफ से एक बहुत ही सोची समझी लॉन्ग टर्म रूपरेखा है। और इस रूपरेखा का सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या हो सकता है? सैन्य निर्यात। जरा सोचिए, अगर भविष्य में भारत साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स, एडवांस्ड ड्रोन्स, रेडार सिस्टम या फिर समुद्री निगरानी का सपोर्ट देता है, तो ये कितना बड़ा डिप्लोमैटिक स्टेटमेंट होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स देकर भारत को एक मैसेज दिया था। ये एक तरह से साफ इशारा होगा कि भारत अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब जो हो रहा है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी में कितना मौलिक बदलाव दर्शाता है। पहले हमारी पॉलिसी रिएक्टिव होती थी, मतलब जब हमारे हितों पर हमला होता था तब हम जवाब देते थे। लेकिन अब हम एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खतरा आने से पहले ही नई साझेदारियां बनाना और काउंटर लेवरेज यानी जवाबी दबाव तैयार करना। क्योंकि आधुनिक भू राजनीति में अगर आपने कूटनीतिक जाले सही समय पर नहीं बुने तो आप गेम में पिछड़ जाते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन ही सबसे बड़ी पावर है। जैसा कि कहा गया है, निवारण शांति की नींव है और भय के बिना कोई प्रेम नहीं होता। हमारी अपनी हिंदी में भी एक बहुत पुरानी कहावत है ना, भय बिन प्रीत न होए। कई बार आपको अपनी सेना वहां भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपकी रणनीतिक कूटनीतिक स्थिति ही काफी होती है। प्रतिद्वंदी को यह एहसास दिला देना कि अगर आप हमारे हितों के खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारे अपने क्षेत्र में मुश्किलें खड़ी कर देंगे। यही तो असली डिटरेंस है। और इसी शानदार विचार के साथ हम आज के इस एनालिसिस के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या भारत और उसके सहयोगियों का ये प्रोएक्टिव डिटेरेंस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वाकई शांति और स्थिरता लाएगा? या फिर क्या ये अनजाने में हथियारों की एक नई और खतरनाक होड़ को जन्म दे देगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इंटरनेशनल राज्यकला का भविष्य इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और दुनिया की बदलती बिसात पर नजर बनाए रखिए।